बांकीपुर उपचुनाव में राजनीति के कितने और निजाम बदलने बाकी हैं, ये तो अब भी सवालों के घेरे में है। लेकिन एक सवाल जो लगातार अभ्यर्थी छात्र आंदोलन करके पूछ रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा, वो हो चुका है। और ये जवाबदेही की जो बात चल रही थी कि लगातार एक इस्तीफे से कम जवाबदेही तो तय होगी इस देश में, एक कड़ी तो जुड़ेगी कि लोग अपने काम को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी से करेंगे और मंत्रियों में एक बात जाएगी कि अब काम बेहतर तरीके से करना होगा। क्या इस दिशा में अब आगे चीजें बढ़ेंगी? ये बड़ा सवाल तो है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस इस्तीफे से बांकीपुर का उपचुनाव प्रभावित होगा? क्या घरों में बैठे वो गार्जियन जो अपने छात्र के भविष्य को संवारने में लगे थे, क्या वो अब ये सोचेंगे इस्तीफा हो गया तो क्या वोट शिफ्ट कर दिया जाए? क्या बीजेपी अब इस राह पे आगे बढ़ेगी कि अपने एक इस्तीफे से वो तमाम आगे आने वाले चुनाव को बना लेगी? लेकिन उससे पहले बांकीपुर का उपचुनाव और तमाम समीकरण पे बातचीत करनी बहुत जरूरी, क्योंकि अब से कुछ एक घंटे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब सब चीज ईवीएम के बॉक्स में किस्मत तय होगी। हमारे साथ रामबंधु वत्स सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, इस्तीफा तो हो गया, बांकीपुर का उपचुनाव भी इसी क्रम में है। कुछ घंटे के लिए लोग भूल भी गए थे क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब वापस आते हैं उपचुनाव पे। लग रहा है कि इस इस्तीफे का असर पड़ेगा इस चुनाव में, या फिर ये बस एक अलग मुद्दा था, उपचुनाव एक अलग मुद्दा है? देखिए, इस मुद्दे का जी। मुझे नहीं लगता है कि बांकीपुर के चुनाव में कोई असर पड़ेगा। चूंकि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं जी। तब से कई आंदोलन हुए हैं और कितनी बार त्यागपत्र मांगा गया, न जाने किन 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 के त्यागपत्र मांगा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से कभी इस्तीफा हुआ नहीं। एक तो एक स्लोगन भी था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन पहली बार जब मुद्दा छात्रों का था, जो छात्रों का मुद्दा था, परीक्षा से संबंधित मुद्दा था, तो प्रधानमंत्री ने अपने उस इमेज को बदलते हुए उनके मंत्रिमंडल से उनके कद्दावर नेता धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक मैसेज आएगा कि छात्र के मसले पे नरेंद्र मोदी अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि उससे जुड़ा जो आक्रोश था, जो इस आंदोलन से बन रहा था, घर में जो बैठे माता पिता थे, परिवार थे, उनके मनों में वो अब ठंडा पड़ जाएगा। अब उसमें कोई उभार नहीं होगा और अब जो मतदान होगा वो अपने पुराने पैटर्न पे होगा। बीजेपी का जो अपना जातिगत समीकरण या जो उनके अपने वादे या कार्य या जो प्रशांत किशोर का जो चेहरा, उनके जो वादे हैं, इस पे पड़ेगा। देखिए, इससे हानि किसको है? धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र देने से बीजेपी की राजनीति को हानि नहीं है। ये बीजेपी के संगठन के उन नेताओं, उस बैच के नेताओं, जिस बैच में धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, जिनके मन में इस तरह का आक्रोश था कि मुझे न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, न मुझे सीएम बनाया गया। नरेंद्र मोदी जो सीएम बना रहे हैं, नीचे की पीढ़ी को सीएम बना दिए, नीचे की पीढ़ी नितिन नवीन को लाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। बीच में एक बड़ा एक पीढ़ी था जो लंबे समय से संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था, लंबे समय से बीजेपी का था और वो बीजेपी में वो उभर नहीं पा रहा था। तो धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने उन नेताओं को संदेश दिया है कि जो नई पीढ़ी है, इसके लिए आप अनफिट हैं। आपकी जो राजनीति है वो नई पीढ़ी, नई डिमांड, नए समाज के लिए अनफिट है। इसीलिए वो निर्णय ले रहे हैं संगठन में, मुख्यमंत्री के नियुक्ति में, मनो इन सबों मुद्दों पे प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे अधिक हानि अगर होगा तो वो बीजेपी के नेताओं को होगा और मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी के वोटिंग पैटर्न पे कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी बांकीपुर अभी भी बीजेपी के लिए सेफ ही लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैं जो समझ पा रहा हूँ बांकीपुर अभी सुरक्षित है बीजेपी के लिए, क्योंकि मोटे तौर पे आप कहिए कि कमोबेश जो वोटिंग पैटर्न है, वो जो अपनी जो एनडीए की यानी बीजेपी और जदयू दोनों का जो अपना जातिगत समीकरण है, ये कमोबेश उसी दिशा में है। प्रशांत किशोर का अपना नैरेटिव रहा, लेकिन उस हमने पहले भी चर्चा किया, चाहे भरत तिवारी इनकाउंटर का मसला हो, सम्राट चौधरी का मसला हो, ये कहीं न कहीं जातिगत रंग में है। एक ही मसला था पेपर लीक, जो एक ही ऐसा मसला था पेपर लीक जिसको प्रशांत किशोर भी उभार रहे थे, जो जो किसी जाति के बंधन में, जातिगत रंग में नहीं था। भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मसला हो, सम्राट चौधरी को हटाना हो, इन इन मुद्दों की तरह पेपर लीक के मसले पे कोई जाति का रंग नहीं चढ़ा था, वो तो सॉल्व हो गया। इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता का त्यागपत्र हुआ, मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार दबाव में आके त्यागपत्र हुआ, अब लोगों का भ्राश निकल जाएगा। तो मुझे लगता है, और ये मुद्दा प्रशांत किशोर का अपना तो था नहीं, हाँ प्रशांत किशोर इसका उपयोग कर रहे थे, तो ये भी एक समाधान, ये मुद्दा का समाधान हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये इसका कोई प्रभाव होगा। तो कमोबेश अब जाएगा,
जो प्रशांत किशोर के जो अन्य मुद्दे हैं, जो क्षेत्र का जो विकास है या जो उम्मीदवार को लेकर के जो बोलते हैं बार-बार प्रशांत किशोर कि सीएम का करते हैं कि हाँ, कि एक सम्राट। जी, नहीं एक मुद्दा था ना कि उम्मीदवार बीजेपी कौवा कुत्ता जी, को ही दे जी, देगी। तो ये मुद्दा अब देखिए कितना रंग लाता है। हालाँकि मुझे जी, बीजेपी का जो प्रचार हो रहा है उसमें एक बदलाव देखने को मिला। वो बदलाव नीरज कुमार सिन्हा को लेकर के है कि नीरज कुमार सिन्हा के नाम की जिस दिन घोषणा हुई थी, उस दिन के कई दिनों के बाद तक नीरज सिन्हा की जो छवि थी, वो बहुत ही दुर्बल थी और उसको प्रशांत किशोर बखूबी भुना रहे थे कि कितना कमजोर उम्मीदवार, कितना डमी उम्मीदवार मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अब नीरज कुमार सिन्हा मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अपनी छवि की रिकवरी कर रहे हैं। वो एक संवेदना लोगों की संवेदना जीत रहे हैं। अपने परिवार की जो आर्थिक बदहाली वाली जो पृष्ठभूमि है, हाफ पैंट पहन के जाना, साइकिल से जाना, सुबह निकल जाना, शाम तक क्षेत्र में घूमते रहना, ये इस तरह का जो उनका जो बयान आ रहा है कि इनके माता-पिता नहीं हैं, घर में जो भाई-भाभी हैं, छोटी-मोटी नौकरियाँ करके इनका पालन-पोषण करते हैं। तो अपने इस बयान के ज़रिए उनकी जो घर के जो हालात हैं, ये जो मीडिया में जिस तरीके से जा रहा है, मुझे लगता है कि लोगों की संवेदना को वो जीत रहे हैं और लोगों को एक तो विश्वास हो रहा है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जैसा बड़ा नेता, कद्दावर नेता और एक तरफ नीरज कुमार सिन्हा जैसा व्यक्ति जो जिससे मिलना बहुत ही आसान है। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति जाए तो सीधे उनसे मिल सकता है, सीधे उनसे संवाद कर सकता है। क्या प्रशांत किशोर के लिए सुलभ है? प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं, हो सकता है एक उनका कोई विधायक प्रतिनिधि हो और वहीं तक आम लोगों की पहुँच हो, प्रशांत किशोर तक कोई कोई पहुँच ना पाए। तो एक रिकवरी हुई है। इसके अतिरिक्त तो अगर आप नितिन नवीन के उन निर्णयों को देख लें, जिसमें उनके स्टार प्रचारक थे, तो कई दिनों तक तो स्टार प्रचारक उम्मीदवार के साथ घूमते ही नहीं थे। कई स्टार प्रचारक तो आए भी नहीं थे। तो वो जो निर्णय है नितिन नवीन का, उसको जिस तरीके से प्रशांत किशोर भुना रहे हैं, तो वो तो है भी प्रभावशाली और प्रशांत किशोर अपना जो प्रचार है, वो जिस शानदार तरीके से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्टार प्रचारक मुझे लगता है कई मोहल्लों में हमने पब्लिक ओपिनियन किया तो उनको विरोध भी झेलना पड़ा है। लेकिन अब सवाल आ जाती है सर, आखिरी सवाल आरजेडी को लेके, क्योंकि तेजस्वी आज 26 तारीख तक भी पटना में कोई सूचना नहीं है कि वो हैं, नहीं है, कहाँ है, क्या है? कैसे प्रचार हो रहा है, कैसे क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं? आरजेडी अपने समीकरण को लेकर कितना बहुत सशक्त है कि ये कहीं टूटेगा नहीं। क्या ये वो भूल कर रहे हैं और वो टूट रहा है और प्रशांत आगे निकल रहे हैं? देखिए ये उनकी भूल है। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा बिहार धधक रहा था, वो यहाँ नहीं थे। बांकीपुर उपचुनाव को आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक आंदोलन भी तो था। और दूसरी बात है कि बांकीपुर उपचुनाव अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो चुका है, इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पे है, कोई आम उपचुनाव नहीं है, तो उनको यहाँ पे होना चाहिए था। देखिए संघर्ष के समय अपने उम्मीदवार के साथ जब उनको उम्मीदवार के पीछे खड़ा होना चाहिए था, उस वक़्त वो है नहीं। और अगर परिणाम आएगा, कम से कम इतना तो तय है कि बीजेपी जीते या जनसुराज जीते, आरजेडी इस फील्ड से बाहर है। आप देखिएगा चुनाव प्रचार आएगा तो सबसे अधिक ईवीएम का जो रोना है वो आरजेडी वाले ही रोएंगे। लेकिन जब उनको जनता के बीच जाना था तब वो दिल्ली या विदेश हैं। तो दूसरी बात है कि आज 26 तारीख है, आज से लेकर 3 दिन बचा है। अगर आते भी हैं, क्षेत्र में जाते भी हैं, तो उनका मूल जनाधार जो उनके उनसे नाराज होकर छिटक गया है, उसकी रिकवरी क्या वो कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव में अब इतनी क्षमता है कि जो अल्पसंख्यक समाज उनसे दूर जा चुका है, प्रशांत किशोर के पास जा चुका है, उसको अपनी पार्टी की ओर मोड़ सकेंगे? मुझे लगता है कि नहीं। इसलिए इस पूरे चुनाव से राजद प्रत्याशी जब नामांकन किए, उन्हीं उसी समय से इस पूरे चुनाव में वो काफ़ी पीछे हैं, वो बिल्कुल हाशिए पे हैं और उसका जो प्रमुख कारण है, वो तेजस्वी यादव की जो उपेक्षा है, वही रही। एक आखिरी के साथ खत्म करेंगे कल क्योंकि कल का बड़ा वो मुद्दा रहा कि तेज प्रताप यादव और उनके प्रत्याशी वीना मानवी जो उन्होंने नामांकन किया, नामांकन रद्द भी हो गया। उन्होंने समर्थन दे दिया जनसुराज को और उन्होंने कहा कि प्रशांत जी का कॉल आया तो बातचीत हुई और उन्होंने एक ही बात कहा कि बीजेपी को हराना है और इसी मुद्दे पे उन्होंने समर्थन दे दिया। इसका कुछ असर है या नहीं है? देखिए, वीना मानवी अ, अपने क्षेत्र में तो बहुत लोकप्रिय रही नहीं है। हाँ, चर्चित ज़रूर रही हैं। लेकिन उनका जनसुराज को समर्थन देना प्रतीकात्मक तौर पे दिखाता है कि जो जितना भी उम्मीदवार हैं या जितने भी लोग हैं, वो सब बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो ये जो मैसेज है, ये कहीं न कहीं से प्रभावशाली करता भी है, कम से कम मनोवैज्ञानिक तौर पे तो प्रभाव देगा ही। अब मुख्य बात इतनी है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट कितना है। प्रशांत किशोर की टीम में जो मूल रूप से बांकीपुर के रहने वाले हैं, वो
उनकी हिस्सेदारी बूथ मैनेजमेंट में कितनी है, क्योंकि ये जो संगठन वाला जो चीज़ है वो बीजेपी का बहुत ही मजबूत है। बिल्कुल, तो बूथ पे किस तरीके से टीम वर्क होता है, ये तय करेगा कि बांकीपुर का उपचुनाव जनसुराज के कितने हित में जाता है। और ये कमी हमने देखा था बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कि आखिर किस तरीके से जनसुराज के पास बूथ लेवल पे टीम नहीं थी, बूथ कार्यकर्ता नहीं थे, जिसका परिणाम सबको पता है। बहुत विस्तृत तरीके से बांकीपुर उपचुनाव पे इस्तीफे की क्या प्रभाव है, आगे किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, तेजस्वी का नहीं होना और होना कितना नुकसानदेह हो सकता है, और साथ-साथ तेज प्रताप यादव क्या वो एक्स फैक्टर होंगे प्रशांत की जीत में, इस पे पूरी बातचीत रही। रामबंधु वत्सर ने पूरी विस्तृत जानकारी दी, और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।